जय हिंद ऑल ऑफ यू। हमारी आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और दैनिक रूप से हम आप करंट अफेयर के जो एक दो दिन में जो कुछ इवेंट्स होते हैं, जो कुछ घटनाएं होती हैं, उनको हम आप कवर करते हुए चल रहे हैं। और आपको पता है कि परीक्षा भी खासकर 2025 यूपीएससी की और पीसीएस की भी धीरे धीरे नजदीक आ रही है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो हम आप रोज जो है वो पर डे डिस्कस कर रहे हैं। तो रोज की तरह पर डे की तरह हम आप देखते हैं कि आज हम लोगों का करंट अफेयर में क्या टॉपिक जो है वो रखा गया है, उन टॉपिक्स को जो है देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक कौन कौन से रखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, टॉपिक्स में अगर आप देखें तो फर्स्ट टॉपिक ये रखा गया है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका अभी न्यूज में था, करंट में था, और ये न्यूज में होने के कारण हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो एक टॉपिक तो हम आप ये कवर करेंगे, ये खासकर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये साइंस एंड टेक का जो है वो क्वेश्चन होगा, तो यहां पर ये ध्यान में रखना है। दूसरा टॉपिक अगर आप देखेंगे तो भारत में अक्षय ऊर्जा में वृद्धि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम खासकर प्रीलिम्स के लिए कि अभी जो भारत सरकार का जो रिन्यूएबल मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, उनके द्वारा जो डाटा जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ग्रोथ देखा गया है और अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है। तीसरा आपका फ्रेम 2 है, ये अभी न्यूज में था। अब फ्रेम 2 क्या है, किससे रिलेटेड है, फ्रेम 2 अगर किसी से रिलेटेड है तो इसके क्या फीचर हैं, इन सबको हम आप जो है कवर करेंगे। उसके बाद अभी न्यूज में था अनंत नगर योजना, याद रखिए ये यूपी की योजना है, ये आपकी यूपी से रिलेटेड है। और अगर यूपी से रिलेटेड है तो यूपी का करंट का जो स्पेशल है, मींस हम आप कह सकते हैं कि ये यूपी का करंट जो है इंपॉर्टेंट रखेगा। तो इसको हमें और आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि खासकर पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन वो यूपी करंट से पूछे जाते हैं, तो ये यूपी का करंट है। और हमने आपको ये बता रखा है कि हम आपको यूपी का भी करंट जो होगा उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, ये यूपी का करंट है। दूसरा सेक्शन हमने रखा है भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, याद रखिए ये भी अभी न्यूज में थे। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, शुभांशु शुक्ला। तो क्यों जो है ये पर्सनालिटी न्यूज में थी, क्या कारण था, हम आप इसको जो है वो कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड जो चीजें कही गई हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया। अब याद रखिए, अभी हमने आपको लास्ट लेक्चर में आपको करंट अफेयर में ही पढ़ाया था कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप प्रशासन है, उसने दो ऐसी जो है मेटल या दो ऐसी धातुओं पर जो है आपका टैरिफ लगाया था जो कि इंपॉर्टेंट था। एक इस्पात की बात है और एक एल्यूमिनियम, ये दो ऐसे मेटल्स थे जिन पर ट्रंप प्रशासन ने क्या लगा दिया था, टैरिफ लगा दिया था। अब अभी ट्रंप प्रशासन ने एक जो है मतलब रेसिप्रोकल जो है एक थ्योरी के तहत उन्होंने लगाया है कई देशों पर। तो ट्रंप प्रशासन ने 26% का टैरिफ भारत के ऊपर भी लगाया है। अब इसका क्या प्रभाव होगा, ये टैरिफ क्या है, अमेरिका पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, हम आप इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर का सेक्शन है, ये आपको 6 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं और ये 6 टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आ जाइए, अब हम आप एक एक टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक में क्या क्या चीजें हमें जो है वो पॉइंट आउट करनी है। चलिए आइए देखा जाए। फर्स्ट टॉपिक आप जान ही रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर।
याद रखिए ये एक रिएक्टर है, मतलब रिएक्टर का मतलब हुआ कि एक संयंत्र है। ये कैसा संयंत्र है? एक संयंत्र है। और हम आपको बता दें कि ये एटॉमिक रिएक्टर है। इंपॉर्टेंट ये है कि यह एक एटॉमिक रिएक्टर है, एटॉमिक रिएक्टर है। और अभी जल्दी में ही एटॉमिक रिएक्टर को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है, इनिशिएटिव लिया गया है। इनिशिएटिव क्या लिया गया है कि 2006 में जब यूपीए 1 सरकार थी, यूपीए 1 की सरकार थी, उस सरकार में यूपीए 1 की सरकार मतलब यहां पर क्या हुआ, आइए हम आपको समझाते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमने आपसे कहा कि एटॉमिक रिएक्टर की बात होगी। अब ये जो एटॉमिक रिएक्टर हैं, अपने यहाँ कई रिएक्टर्स हैं, बहुत सारे रिएक्टर्स हैं। ये रिएक्टर्स अभी न्यूज में इसलिए रहा है कि बात हम कर रहे हैं जुलाई 2006 की। जुलाई 2006 में 18 ऑफ जुलाई था। जुलाई 2006 में भारत और अमेरिका के बीच, याद रखिए उस समय जो सरकार थी वो आपकी जो है यूपीए की थी, जिसे कहा जाता था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए 1 की सरकार थी जिसे लीड कर रही थी कांग्रेस। याद रखिए उस सरकार को लीड कौन कर रहा था? तो कांग्रेस। और उस समय भारत के जो पीएम थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह उस समय सरकार को लीड कर रहे थे, उनके और दूसरा अमेरिका के बीच। ये तो बात हुई है इंडिया के बीच में, इंडिया, और दूसरा जो पक्ष था, दूसरा जो साइड था वो अमेरिका था। अमेरिका में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। याद रखिए जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और इन दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में एक साइन होता है, और वो साइन रिलेटेड था एटॉमिक से, मतलब कि परमाणु ऊर्जा से, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड था, जिसमें अमेरिका बहुत सारे प्रोविजन करके भारत को एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में, एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें जो है मदद करने का जो है वो समझौता किया था। जिसमें क्या किया गया था कि टेक्नोलॉजी, अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड कराएगा। अमेरिका भारत को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज जो आपका एटॉमिक रिएक्टर जो बनाना है, उस रिएक्टर को बनाने के लिए उसका जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे जो है तैयार किया जाएगा, उसमें अमेरिका मदद करेगा। अब इन सब चीजों को लेकर के अमेरिका और भारत के बीच में यह समझौता होता है, जिसे हम आप कहते हैं परमाणु ऊर्जा समझौता। और परमाणु ऊर्जा समझौता ये 18 जुलाई 2006 को हुआ था, खासकर भारत और यूएसए के बीच में ये आपका समझौता हुआ था। उसी दौरान जब ये समझौता हुआ, चूंकि जो संप्रग सरकार थी या जो यूपीए लेड बाय कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, उसको सपोर्ट कर रहा था जो लेफ्ट पार्टियां थी भारत। उन लेफ्ट पार्टियों ने कहा कि हम अमेरिका के साथ ऐसे किसी भी समझौते का मैं समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि इस समझौते से भारत में अमेरिका का धीरे धीरे प्रभुत्व जो है वो बढ़ जाएगा। जिससे भारत में अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ेगा तो कैपिटलिज्म बढ़ता चला जाएगा, दैट इज पूंजीवाद जो है यहां पर हावी होने लगेगा, प्राइवेटाइजेशन हावी होने लगेगा।
इसी के कारण लेफ्ट पार्टियों ने, जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करके सरकार चलवा रही थी, उसने इस सरकार से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। और समझौता तो हुआ, लेकिन उस समझौते में वो पूरा जो आपका मेमोरेंडम था, समझौता था, वो पूरा ठंडे बस्ते में चला गया। उस पर किसी तरीके का एक्शन या मूवमेंट नहीं देखने को मिला। लेकिन अभी जब ट्रंप की दूसरी सरकार आई है, दैट इज ट्रंप 2 एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो समझौता 2006 में हुआ था, उस समझौते के तहत अमेरिका भारत को एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में, खासकर रिएक्टर्स के लिए अमेरिका टेक्निक देने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए तैयार हो गया है। अब इन सबको लेकर के यही समझौता अब लागू हुआ है, जो कि न्यूज में था आपका ये, जिसे कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसमें स्मॉल छोटे छोटे जो आपके रिएक्टर्स हैं, संयंत्र हैं, अमेरिका उनको डेवलप करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या पॉइंट्स हैं, हम आप सारे पॉइंट्स पहले देखेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, ध्यान दीजिए। 26 मार्च 2025 को भारत और अमेरिका परमाणु समझौता हस्ताक्षर के लगभग 18 साल बाद, याद है अभी हमने कहा है कि यह समझौता 2006 के आसपास, 2006 में हुआ था। 18 वर्ष बाद अमेरिकी ऊर्जा विभाग, ठीक है, ने एक अमेरिकी कंपनी को भारत में परमाणु रिएक्टरों के निर्माण और डिजाइन के लिए मंजूरी दे दी है। मतलब ट्रंप प्रशासन का जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, उसने जो है ये करने के लिए आपका क्या किया है, वो ऑफिशियली जो है उन्होंने कह दिया है। यह पहल, याद रखिएगा, यह पहल इंपॉर्टेंट है, यहां से यह पहल दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत और प्रगतिशील बनाएगी। मतलब ये जो इनिशिएटिव है, ये दोनों देशों के रिलेशन को मजबूत करेगा और क्या करेगा, प्रोग्रेसिव करेगा। मतलब दोनों देशों के संबंध में कहीं ना कहीं मजबूती के साथ एक बढ़ावा मिलेगा, प्रोग्रेसिव जो है वो देखने को मिलेगा। 26 मार्च 2025 को डीईओ, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, होल्टेक इंटरनेशनल को, होल्टेक इंटरनेशनल ये एक कंपनी है अमेरिका की, याद रखिएगा, ये यूएसए की कंपनी है, जो बेसिकली जो है न्यूक्लियर क्षेत्र में काम करती है या एटॉमिक जो है वो आपके क्षेत्र में काम करती है, को भारत को स्मॉल मॉड्यूलर, मतलब छोटे रिएक्टर्स को तकनीक हस्तांतरित करने के लिए अनुमति दे दी है। मतलब टेक्नोलॉजी हमें मिल सकता है, ऐसा अमेरिकी सरकार ने जो है वो क्या किया है, हमें जो है वो कहीं ना कहीं वो आदेशित कर दिया अपने यहाँ की कंपनी होल्टेक को। होल्टेक को 3 भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग करने की अनुमति दिया गया है। पहला है होल्टेक एशिया। होल्टेक एशिया जो है ये एशिया की एक क्षेत्रीय कंपनी है। होल्टेक क्या है, एक क्षेत्रीय कंपनी है जो एशिया में काम करती है। लॉर्सन एंड टर्बो लिमिटेड है ना, L&T हम आप जानते हैं लिमिटेड, ये प्रौद्योगिकी, दैट इज टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग निर्माण और विनिर्माण मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रमुख भारतीय कंपनी है, तो इसको भी शामिल किया गया है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड, टाटा समूह की जो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेवा देने वाली कंपनी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, अब ये होता क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होते हैं, जो ट्रेडिशनल रिएक्टर्स होते हैं उनसे ये छोटे होते हैं, इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम भी होती है, ये थोड़े ट्रांसपोर्टेबल भी होते हैं, लेकिन इनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है अगर कई सारे रिएक्टर्स को आपस में क्या कर दिया जाए, वो कनेक्ट कर दिया जाए। यह एक परमाणु रिएक्टर है जो पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल बड़े परमाणु रिएक्टरों की अपेक्षा आकार व उत्पाद क्षमता में छोटा होता है। मतलब इसमें जो प्रोडक्शन होता है एनर्जी का वो कम होता है। एक में अगर उसमें आपका जो है
100 गीगावाट होगा तो इसमें मान के चलिए कि केवल 30 गीगावाट होगा। ये छोटे छोटे पैकेट में होते हैं। इसको एक जगह निर्मित कर फिर संयोजन के लिए साइट पर ले जाने, याद रखिए साइट पर ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो पारंपरिक बड़े रिएक्टरों की तुलना में अधिक लचीला और कम लागत का विकल्प होता है। मतलब इसको, ये छोटा होता है, इसको हम कहीं लेकर जा सकते हैं और कहीं लेकर जा सकते हैं तो फिर उसके बाद उसको जो है ये ट्रांसपोर्टेबल होते हैं, जिसके कारण इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इनमें जो इनका कॉस्ट फैक्टर है वो कॉस्ट फैक्टर भी क्या होता है, बैलेंस होता है, कम होता है, लागत कम आती है। इसलिए इनका आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी में, अब इससे एडवांटेज क्या है, ये ज्यादा सुरक्षित है, छोटे में होगा तो वो सिक्योर होगा। हमें बहुत ज्यादा जब बड़ा होता है, कई चीज प्लांट जब बड़े हो जाते हैं तो कई जगह से हमें कहीं ना कहीं उसमें जो है लीकेज होने का या कोई समस्या देखने को मिलती है। कम लागत, मतलब ये कॉस्ट फैक्टर इसका अच्छा है, पॉजिटिव है। विस्तार की क्षमता, विस्तार की क्षमता मतलब इनमें एक है, 2 है, 3 है, इसे जोड़ते चले जाओ तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं। पर्यावरण पे प्रभाव, इनका पर्यावरण पे प्रभाव जो है वो थोड़ा कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जितने की जरूरत होगी, ये छोटे होते हैं, हम उतना ही लगाएंगे जिससे एनवायरनमेंट पर कोई इंपैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, भारत अमेरिका परमाणु समझौता कब हुआ था? 18 जुलाई 2006 को भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। भारत के तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह व अमेरिका, याद रखिए, व अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। याद रखिए, अक्षय ऊर्जा में वृद्धि हस्ताक्षर किया था, मतलब अक्षय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, याद रखिए, यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये परमाणु समझौता है। तो इस परमाणु समझौता पर क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था, ये ध्यान में रखना है। परमाणु समझौता जो है ये किया था भारत और यूएसए ने। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक है भारत में अक्षय ऊर्जा में वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये भी, जो है आपका डॉक्यूमेंट भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उसके द्वारा ये डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत में अक्षय ऊर्जा में वृद्धि हुई है, एक पॉइंट। अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी सोर्स होते हैं जिन्हें हम बार बार रिन्यू करके यूज कर सकते हैं, मतलब कि जिनका जो है जो नष्ट नहीं होते, जो डिस्ट्रॉय नहीं होते, हम उनसे बार बार रिन्यू करके यूज कर सकते हैं। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही शानदार काम कर रहा है भारत, क्योंकि COP21 जो हुआ था, COP21 हुआ था, कहां पे? तो COP21 हुआ था जो है आपका फ्रांस में, और फ्रांस में जब पेरिस में COP21 हुआ था, उसी समय भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने घोषित किया था कि हम 2022 तक हमारा टारगेट है कि हम जो है वो एनर्जी जो है जनरेट करेंगे, और लगभग 275 गीगावाट का हमने क्या किया था? टारगेट किया था। 275 गीगावाट का हमने टारगेट किया था। उसके बाद 2030 में हमने वही टारगेट बढ़ा करके 500 गीगावाट कर दिया। कितना कर दिया? 500 गीगावाट कर दिया। ये हमारा टारगेट रहा है। इसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोर्स यूज करके, रिन्यूएबल एनर्जी हम यूज करेंगे, दैट इज अक्षय ऊर्जा यूज करेंगे, जिसमें विंड्स एनर्जी होगा, सोलर एनर्जी होगा, आपका बायोमास एनर्जी होगा, है ना, ये सारे के सारे इसमें जो है शामिल किए जाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट अभी रिलीज हुआ है, इसमें बहुत ही शानदार जो है काम हुआ है, जिससे ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसे 25 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक क्षमता में वृद्धि को प्राप्त किया है। 25 गीगावाट हमने क्या किया है? वृद्धि किया है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आया रिकॉर्ड, इसमें भारत ने, अगर हम लोग देखें तो बहुत ही शानदार काम किया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान में रखना है। ज्ञातव्य है 2023-24 में 18.57 गीगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि इस वर्ष कितना किया है? 25 गीगावाट की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के उत्पादन का
35% वृद्धि हुई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस वृद्धि में सौर ऊर्जा का सबसे अहम भूमिका है। दैट इज सोलार एनर्जी सबसे ज्यादा जो है इसमें अपना रोल जो है वो प्ले किया है। तो ये हमें आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा। तो ये आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होता है। देखिए सौर ऊर्जा की क्षमता 15 गीगावाट से बढ़कर 21 गीगावाट हो गई है, जो कि लगभग 38% की वृद्धि को दिखाता है। भारत के सौर फोटोवोल्टिक सेल निर्माण है ना, जो सौर ऊर्जा के लिए जो फोटोवोल्टिक जो है आपका सेल यूज होता है, उसमें निर्माण की क्षमता 3 गीगावाट से बढ़कर 9 गीगावाट हो गई है, जो कि लगभग 3 गुना है। इसका परिणाम रहा है कि देश की स्वच्छ ऊर्जा ढांचा को मजबूत हुआ है। भारत अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो प्रोडक्शन करने में बहुत अच्छा काम किया है, शानदार काम किया है। हम आपको बता दें भारत ने अभी जो टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी है, भारत का टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो रिन्यूएबल एनर्जी इस साल जो प्रोडक्शन हुआ है 235.62 गीगावाट। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपका कितना हुआ है, तो टोटल एनर्जी जो हमने जो है वो किया है, गेन किया है इस वर्ष, मतलब 23-24 मान लीजिए, उसमें 235.62 गीगावाट की हमने जो है वो क्या किया है, अपना अचीव किया। याद है 275 हमने टारगेट किया था, जो है कब 275 का टारगेट, क्या हमने 275 का टारगेट, लेकिन हमने किया कितना 235, जो कि धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। अब नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों, ध्यान में रखिए, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, उन्हें बारंबार नवीनीकरण द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। इसमें कौन कौन शामिल है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन। याद रखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हम आपको बता देते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार ने कब लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया था 1 जनवरी, इंपॉर्टेंट डाटा है 2023 में। ये कब जो है लॉन्च किया, 1 जनवरी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन जो है ग्रीन मिशन को जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को ये अपना लॉन्च किया है। और 2030 तक, याद रखिए टारगेट है 2030 तक हम आप जो है 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। 5 मिलियन टन हम जो है 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जो कि एक ऐसा एनर्जी सोर्स होगा जो पर्यावरण, मतलब जो है आपका इन्वायरमेंट है, उसके लिए भी हेल्दी होगा और हमारे लिए ये सस्ता होगा, कम खर्चीला होगा। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, यह ईंधन पर्यावरण के लिए लाभदायक व याद रखिए मैत्रीपूर्ण स्रोत है, मतलब ये इको फ्रेंडली है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, तो इको फ्रेंडली जो है सोर्स होते हैं, मैत्रीपूर्ण स्रोत होते हैं। सरकार द्वारा की गई पहल, अब सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, नंबर 1 देखिए विदेशी निवेश। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या एफडीआई आए, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, अलग अलग देश के लोग इस क्षेत्र में पैसा लगाएं, ठीक है। उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना, इसको शुरू किया गया है। ये आपकी योजना है जिसे शुरू किया गया था जनवरी 2024 में। इसमें जो है सरकार छतों पर जो है सोलर पैनल लगा के सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो काम कर रही है। तो ध्यान में रखिए, ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये हर एक घर पर लगभग ये सरकार ने टारगेट बनाया है कि 1 करोड़ घर पर हम जो है सोलर पैनल लगाएंगे, जिससे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। और उस सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो लोग खुद भी यूज करेंगे और गवर्नमेंट द्वारा उस एनर्जी को क्या किया जाएगा, वो खरीद लिया जाएगा, जिससे लोगों की जो है वो क्या होगी, इनकम होगी। और सरकार का जो पावर का जो पूरा सिस्टम है, वो पावर का सिस्टम अच्छे से गवर्न कर सकेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, अभी हमने कहा
सरकार अलग अलग क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी जो है कॉरिडोर बना रही है जिससे डेवलप हो सके, उसको हाईटेक मोड में लेकर आ रही है। सोलर पार्क योजना, सरकार सोलर पार्क बना रही है जगह जगह पर जिससे सोलर एनर्जी का जो है वो हो सके। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी हमने समझाया है। तो भारत सरकार ने ये सब जो है आपका इनिशिएटिव लेकर के हमारे यहाँ जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। फ्रेम 2 अगला आपके सामने दिख रहा है। फ्रेम 2 जो है ये अभी नासा द्वारा ये आपका भेजा जाने वाला एक ऐसा मिशन है जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर ये 4 लोगों का मई 2025 में 4 लोगों का जो है मिशन जाएगा, जो है ISS पे इंटरनेशनल स्पेस मिशन जाएगा, स्टेशन पर जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जिसमें भारत के एस्ट्रोनॉट हैं, दैट इज शुभांशु शुक्ला, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसलिए ये न्यूज में है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट रखता है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला 2025 में भारत जब गगनयान छोड़ेगा, उस गगनयान के भी एक जो है आपके क्या है, एक एस्ट्रोनॉट है, वो गगनयान पर भी जाएंगे। इसलिए तो एक भारतीयों को शामिल किया गया है जो आपके शुभांशु शुक्ला हैं, और ये 4 लोगों का मिशन होगा। ये 4 लोग आपका जाएंगे कहां पे, तो ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये जाएंगे। क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं अभी जो है हम लोगों ने देखा सुनीता विलियम वहीं से आई हैं, अब ये 4 लोग फिर जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। 31 मार्च 2025 को स्पेस एक्स द्वारा 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया है। इस मिशन को फ्रेम 2 नाम दिया गया है। इसमें पहली बार मानव दोनों ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो ये आपका इक्वेटर से होकर नहीं होंगे, ये आपके ऐसे जब घूमेंगे तो ये दोनों पोल से होकर ऐसे घूमेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फ्रेम 2 मिशन स्पेस एक्स के द्वारा, याद रखिए, स्पेस एक्स के द्वारा संचालित एक निजी मानव अंतरिक्ष यान है। इस मिशन ने पहली बार दिखाया है कि मानव उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर उड़ान भरते हुए ध्रुवीय कक्षा में यात्रा कर सकता है। मतलब अभी तक आप कहां से, अभी तक इक्वेटर के जो है आपका क्या कहते हैं रेफरेंस में जो है, या आपका जो है उसी के सापेक्ष जाते थे रिलेटिवली। अब हम कहां से होके जा रहे हैं, दोनों पोल से होकर के जा रहे हैं। ये ऐसी उड़ान जो है देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान, इसमें क्या क्या होगा। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान अगर आप देखें तो मशरूम उगाने का प्रयास, एस्टर मशरूम उगाने का प्रयास किया जाएगा। अंतरिक्ष में मानव शरीर का एक्सरे जैसी जो है टेक्निक वहां देखी जाएगी। स्पेस मोशन सिकनेस देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें सिकनेस होती है, बीमारी या समस्या होती है, उसका अध्ययन किया जाएगा। अरोरा जैसी घटनाओं का अध्ययन, अरोरा जो है ये सन का जो है एक ऐसा जो है वायुमंडल में घटना होती है जो आपका जिसे सन फ्लेयर्स कहते हैं, मतलब सौर ज्वाला कहते हैं। तो दोनों पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ऐसी चमक या ऐसे फ्लेयर्स देखने को मिलते हैं, सौर ज्वाला, उसे अरोरा कहते हैं। और ये इस घटना का भी अध्ययन किया जाएगा। दूरबीन की कक्षा की विशेषताएं, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये ध्रुवीय, ध्यान में रखिएगा, ये है ध्रुवीय कक्षा की क्या क्या विशेषता है। मतलब पोल से होकर जाने पर झुकाव, इंक्लेशन, इनका इंक्लेशन, क्योंकि हम आप जानते हैं कि जो हमारा इक्वेटर है ये 0 डिग्री और ये पोल है 90 डिग्री, तो ये आपका जगह जो है ये इक्वेटर की अपेक्षा 90 डिग्री पर है। मतलब एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक तो ये होगा, इनका एंगल 90 डिग्री होगा, किसके, आपके इक्वेटर के। पृथ्वी का घूर्णन जो होता है, वो घूर्णन हम आप जानते हैं कि घूर्णन जब होता है तो उस घूर्णन का भी यहाँ पर जो है अध्ययन किया जाने का है। ऊंचाई, एल्टीट्यूड, इसकी ऊंचाई जो है वो कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो ऊंचाई है 300 to 1000 किलोमीटर। ये इतने हाइट पर छोड़े जाते हैं, ध्यान में रखिए, ये इतने ही हाइट पर छोड़े जाते हैं। परिक्रमण, इनका जो परिक्रमण काल होता है वो मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, लगभग 90 से 120 मिनट होता है।
90 से 120 मिनट में ये एक चक्कर आपका पूरा कर लेते हैं। कौन? जो पोलर आपके ऑर्बिट होती हैं, पोलर ध्रुवीय कक्षा की ये विशेषता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप देखिए अनंत नगर योजना, अभी हमने कहा था ये यूपी का करंट है, ये अभी जल्दी जो है लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें लोगों को घर देने की व्यवस्था, एक पूरा जो है हाईटेक सिटी बनाई जाएगी, उसे अनंत नगर नाम दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। 4 अप्रैल 2025 को राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है। इसे मोहान रोड क्षेत्र में शुरू की गई है। इस योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA लखनऊ में करीब 800 एकड़ भूमि पर हाईटेक टाउनशिप विकसित करेगा। मतलब एक ऐसी जगह सरकार हाईटेक सिटी जनरेट कर रही है, बना रही है, जिससे क्या होगा, जिससे लोगों को आसानी से घर मिलेगा। उस हाईटेक सिटी में क्या होगा, बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे लोगों को घर लेने में परेशानी ना हो और किसी को बिचौलिए से जो है उसको जो है उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसकी बनावट और बसावट हरियाणा के पंचकुला जैसे होगी। इंपॉर्टेंट है, इस योजना के तहत जरूरतमंद को बिना बिचौलिए के आवासीय सुविधा LDA द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 18,237 फ्लैट होंगे और 2,485 जो है आपका प्लाट होंगे। खाली भूखंड मतलब प्लाट होंगे जो लेना चाहेगा। भूखंड की कीमत 4100 रुपया प्रति वर्ग फीट हो गई। इस नगर में आधारभूत मतलब बेसिक जरूरत के सभी सुविधाएं होगी, जैसे स्कूल होगा, अस्पताल होगा, शॉपिंग होगी और कॉम्प्लेक्स होगा, बारात घर होगी, विभिन्न खेलों के मैदान आदि यहाँ पर होंगे। जो एक बेसिक चीजें जिसकी जरूरत होती है वो सारी व्यवस्था इस अनंत नगर जो है आपकी सिटी में दी जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए, ये आपके वही जो है भारतीय एस्ट्रोनॉट की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए इनकी फिर से जो है क्या आ गई है, इनका नाम फिर से आ गया। अभी हमने आपसे कहा था ये 3 अप्रैल 2025 को नासा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये जाएंगे। ये उसी का एक पार्ट है। मिशन के दौरान इसमें 14 दिन तक ISS पर रहेंगे। कितने दिन तक ये रहेंगे, अभी हमने बताया था 14 दिन तक रहेंगे। नासा व इसरो के बीच समझौते के तहत शुभांशु शुक्ला को जियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। कुल इसमें 4 लोग होंगे, 4 सदस्य होंगे। एक तो आपका पॉगी वितंसन कमांडर होंगी, शुभांशु शुक्ला पायलट होंगे, सलवोसोज और कापू मिशन एक्सपर्ट होंगे। शुभांशु शुक्ला ISS जाने वाले प्रथम भारतीय, याद रखिए पहले भारतीय व स्पेस में जाने वाले द्वितीय भारतीय होंगे। क्योंकि स्पेस में जाने वाले द्वितीय भारतीय कौन थे, तो द्वितीय भारतीय आपके राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा दूसरे पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, और जो कब गए थे, 1984 में गए थे। तो शुभांशु शुक्ला का ये न्यूज था। ये आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक पॉइंट हम आपको बताएंगे इस फ्रेम 2 के लिए, जरा पूरी बात इसको समझिएगा। ये वही बात है, यात्रियों के एक समूह को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया है। चूंकि ये पृथ्वी के कक्षा में भेजा गया था, इसमें शुभांशु शुक्ला नहीं शामिल है। ध्यान रखिएगा, इसमें शुभांशु शुक्ला नहीं शामिल है। इसमें 4 लोगों का मिशन जो है ये जाएगा, लेकिन ये पोल से होकर जाएगा। ये फ्रेम 2 जो है ये शुभांशु शुक्ला से संबंधित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। शुभांशु शुक्ला से संबंधित अभी जो है हमने आपको जस्ट इसके पहले जो है वो बताया। ये अलग एक मिशन है जो स्पेस एक्स द्वारा इसे जो है वो छोड़ा गया है। चलिए देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर ये हमने शुभांशु मिश्रा की बात, शुक्ला की बात बताई थी। अब हम लोग आएंगे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पर 26% का क्या लगाया है, टैरिफ लगाया। कितने परसेंट का? 26%। आप जानते हैं ट्रंप प्रशासन जब से शुरू हुआ है, ट्रंप की सरकार आई है अमेरिका में, उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब हुआ कि जैसे को तैसा, अगर कोई देश हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो हम भी उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और एक बात याद है, मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि टैरिफ अगर कोई देश अपने देश में आने वाली ही वस्तुओं पर लगा देता है तो वहां पर आकर वस्तुएं बहुत महंगी बिकती हैं, जिससे उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाती है और वहां का जो डोमेस्टिक चीजें हैं, डोमेस्टिक कमोडिटी हैं, उनके प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। वो जो है बूम करती है, मतलब घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है, क्योंकि घरेलू वस्तुएं जो होती हैं वो जो इंपोर्ट करके वस्तु आती हैं उनसे रेट थोड़ा कम रहता है। याद रखिए, कोई भी देश अपने देश में ज्यादा से ज्यादा
जो इंपोर्ट हो करके आयात होकर वस्तु जो आती है उसको रोकने के लिए हर एक देश टैरिफ लगाता है, जिससे उसके यहाँ ज्यादा बाहर की वस्तुएं आके डंप ना हो सके, जिससे उसके यहाँ प्रोडक्शन बढ़े, घरेलू वस्तुओं की डिमांड बढ़े। तो इन्होंने अभी इसीलिए भारत पर भी इन्होंने टैरिफ लगाया और 26% इन्होंने टैरिफ भारत पर लगाया। इन्होंने कहा कि भारत हमारे ऊपर 52% का जो है वो टैरिफ लगाता है, तो 26% का टैरिफ हम भारत पर लगाएंगे। अब इससे क्या होगा, भारत द्वारा बहुत सारी चीजें जो है वो, याद रखिए भारत अमेरिका के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है वो पॉजिटिव है, मतलब हम ज्यादा चीजें बेचते हैं और अमेरिका से कम चीजें खरीदते हैं, ये बहुत अच्छा था। लेकिन यहां पर जब ये टैरिफ 26% भारत पे लग गया है, तो भारत की वस्तुएं अमेरिका में जब जाएंगी तो टैरिफ के कारण वहां महंगी हो जाएंगी, और महंगी हो जाएंगी तो वहां की मार्केट में इनका डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट पर जो है नकारात्मक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये अगर लगा दिया गया है टैरिफ, तो इस टैरिफ से हमें थोड़ा अपना एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे इस पर क्या होता है, क्योंकि इसे 9 अप्रैल को इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 अप्रैल को इसको ट्रंप प्रशासन ने घोषित किया था। देखिए 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ, याद रखिए 26% की क्या लगाई है, तो 26% की जो है वो टैरिफ लगाई है। ये अभी हमने आपको बताया कि टैरिफ लगाया गया है, वो भी कितना, तो टैरिफ लगाया गया है 26% की लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मेक वेल्दी अगेन इवेंट्स में रिसिप्रोकल टैरिफ के रूप में घोषित किया। रिसिप्रोकल मतलब कि उल्टा, आप मेरे ऊपर लगा रहे हो तो मैं आपके ऊपर लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर 52% टैरिफ लगाता है। यह टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएगा। चीन जो है 34% टैरिफ लगाया है, वो भी उसने, अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगाया, तो चीन ने उसके ऊपर और 34% 34% का टैरिफ लगा दिया, उसने भी रिसिप्रोकल की बात कर दी। तो याद रखिए अभी जो टैरिफ लगा है वो टैरिफ भारत पर 26% लगा है, और भारत पर टैरिफ लग जाने से भारत का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, भारत की वस्तुएं वहां डिमांड थोड़ी कम हो जाएंगी, जिससे हमारा जो है जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा। अभी तक हम व्यापार घाटा में क्या थे, पॉजिटिव थे, दैट इज हमारी चीजें ज्यादा, हम बेचने ज्यादा जाते थे जबकि खरीदते कम थे अमेरिका के साथ, ये था हमारा जो है आपका व्यापार। तो ये टैरिफ लग जाने से कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, इससे हमारा थोड़ा नुकसान होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कितने परसेंट का जो है टैरिफ लगाया है, 26% का लगाया है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमने आपको इंपैक्ट आज भी बता दिया है कि इससे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, तो ये हमें आपको ध्यान में रखना है। ये थे हमारे आज की करंट अफेयर के कंटेंट, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं पॉइंट से, और फिर ऐसे हम आप कंटिन्यू करंट अफेयर की जो है वो क्लास जो है वो करते रहेंगे। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स होंगे, जो एग्जाम के ओरिएंटेड होंगे, वो सारे के सारे हम आपके सामने लाते रहेंगे। बस कंटिन्यू तरीके से हमें आपको लगे रहना है, आपको तैयारी अपनी पूरी करते रहनी है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली कल की क्लास में। सबको जो है धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।